पति, बेटा, बाप। एक लड़की की लाइफ शादी के बाद कितनी बदल जाती है। उसे कितनी बार अपने शौक मारकर अपने सास ससुर के लिए काम करना पड़ता है, अपनी थाली से रोटी निकालकर अपने बच्चों को देनी पड़ती है। इस बारे में तो हम सभियों ने कई कहानियां सुनी हैं, पर आज की ये कहानी उस मर्द के बारे में है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। राहुल की शादी को 16 साल हो चुके थे। सुबह के 7 बजे राहुल का फोन बजता है। ये तुमने फिर अलार्म लगाना शुरू कर दिया राहुल। मैंने बोला था ना, ये अलार्म लगाना हो तो दूसरे कमरे में सोया करो। मेरे सर में दर्द हो जाता है यार। रात को 12 बजे बर्तन धोकर आए हो। बंद करो ना इसे, वरना फेंक दूंगी मैं। अरे पर मैंने अलार्म लगाया ही नहीं है। आज ऑफिस की छुट्टी है, अलार्म क्यों लगाऊंगा मैं? पापा आपको फोन बज रहा है। अपनी आंखें मसलता हुआ राहुल फोन उठाता है और सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था बॉस का नाम। उसकी नींद ही उड़ जाती है। सुबह के 7 बजे बॉस क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो सर। हाँ, ऑल गुड सर। इतनी सुबह आपने कॉल किया? 7 बज रहे हैं। मैं अपने जिम से वापस आकर रेडी भी हो चुका हूँ। आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है कि बिस्तर छूटा नहीं है तुमसे। प्रमोशन चाहिए आपको और छुट्टे के दिन में आप छुट्टियां मनाते हैं। छुट्टे का दिन किस लिए होता है? आगे के काम को समझने के लिए, ना ही नींद लेने के लिए। 8 बजे तक ऑफिस में मिलो मुझे। लंदन के क्लाइंट का कॉल आया है। उनके साथ अगर हमारा कोलैबोरेशन हो गया और प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो फिर प्रमोशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। हार्ड क्या, 7:30 बजे तक ही पहुंचता हूँ सर मैं। राहुल हड़बड़ाकर उठता है और सीधा नहाने चला जाता है। अरे लाइट क्यों ऑन कर ली कमरे की? देख नहीं रहे हो राहुल, मैं सो रही हूँ। इतनी मुश्किल से तो तेजस की स्कूल की छुट्टी होती है। आज तो नींद लेने दो मुझे। वैसे ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस की छुट्टी है ना तुम्हारी? सुना नहीं तुमने? बॉस का कॉल आया था। आज भी ऑफिस जाना होगा मुझे। और पता नहीं रात को कितनी देर हो जाए, टाइम का कुछ आता पता नहीं है। क्या तुम ऑफिस निकल रहे हो? पर आज तो तुमने मुझे डिनर पर ले जाने का प्रॉमिस किया था ना। व्हाट इज दिस राहुल? एक प्रॉमिस नहीं निभाई जाती तुमसे। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। रहने दो लाइट ऑन। अब लाइट ऑन ही रहेगी। नींद तो तुमने हराम कर दी मेरी। और तेजस क्या सो रहा है? उठकर बैठ जा। छुट्टी है तो क्या सोता रहेगा? चल किताबें ले और पढ़ने बैठ। हाथ में एक एप्पल लेकर ही राहुल अपनी बाइक चालू कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। 1 किक, 2 किक, 3 किक पर बाइक चालू नहीं होती। अरे भाई, और कितने दिन इस खटारा को ढूंढता रहेगा? इसकी बैटरी सो चुकी है। कितनी बार भी लात मार ले, चालू नहीं होनी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है ब्रो। कल रात को देखा नहीं कैसे बारिश हो रही थी। ठंड के कारण बैटरी जरा बैठ गई है। 2-4 बार एक्सेलेरेटर ऑन करूंगा तो इंजन खुद गर्म हो जाएगा। अच्छा खासा तो कमाता है तू। कभी तो खुद के अरमान पूरे कर ले भाई, वरना जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। बाल तो अभी झड़ रहे हैं, सभी करता रह जाएगा, फिर भी लास्ट में यही सुनने को मिलेगा, क्या किया तुमने हमारे लिए। अरे ना ही मेरे बाल झड़ रहे हैं, ना ही मेरे घर पर कोई मुझे ताने देता है। सो डोंट वरी। यहाँ टाइम निकला जा रहा है और ये बाइक चालू ही नहीं हो रही। लगता है बस ही लेकर जाना होगा। राहुल बस से अपने ऑफिस जा रहा होता है कि विंडो सीट की बाजू से निकलती है एक काले रंग की कार। उस कार को देखकर राहुल के चेहरे से टेंशन ऐसे गायब हो जाती है मानो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख लिया हो। बिल्कुल सही समझा आपने। राहुल का पहला प्यार और आखिरी प्यार थी उसकी कार ही। पर मिडिल क्लास वालों के लिए कार एक नेसेसिटी से ज्यादा लग्जरी बन जाती है, खास करके उस लड़के के लिए जिस पर पूरे घर का बर्डन हो। 18 साल की उम्र से ही राहुल कार खरीदना चाहता था, पर उसका वो सपना अभी तक सपना ही था। फोन के वॉलपेपर से लेकर लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन तक हर तरफ राहुल ने काले रंग की कार की फोटो लगा रखी थी, क्योंकि वही तो थी उसकी इंस्पिरेशन। कसम से ब्रो, तुम्हारे कार की इस ग्रेस को देखकर ना कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं कार लेने के लिए। अरे नहीं स्नेहा, थैंक्स। राहुल कार लेगा तो अपने पैसे से ही। मेहनत तो कर ही रहा हूँ। बॉस को नया काम मिला है। अगर काम सेटल हो गया ना और मेरे हाथों से हुआ तो पक्का मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। फिर कार लेने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इतना प्रेशर किस बात का है ब्रो? मुझे देख, ऑडियो कमाता हूँ, अपने शौक पूरे करने में लगाऊं। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना प्रेम, इसलिए ये बोल रहे हो। एक एज के बाद जब पिता की जिम्मेदारी बेटे पर आ जाती है और वो खुद बाप बन जाता है, तब लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। मुझे अपने पेरेंट्स को भी देखना होता है, अपनी वाइफ को भी और बच्चे को भी। अभी बहुत छोटे हो तुम। लाइफ एंजॉय करो। जब मेरे लेवल पर पहुंचोगे तब समझ में आएगा। सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक राहुल सिर्फ काम काम और काम ही करता था। रात के 11 बजे राहुल अपने घर लौटता है। दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजा खोलती है उसकी मां ममता।
जब आने में देर हो तब मुझे कॉल कर दिया कर। ये इतनी रात गए बेल बजाता है, उसकी आवाज से तेजस की नींद खुल जाती है। फिर तू जानता है ना अपने बेटे को, एक बार उसकी नींद टूट गई तो पूरी रात किसी को सोने नहीं देता। वैसे इतनी देर कैसे हो जाती है आजकल तुझे? इतना प्रेशर मत ले बेटा काम का, चल खाने पर बैठ जा। क्या खाना खाऊंगा मम्मी, सुबह से कुछ नहीं गया पेट में, गैस के कारण सर में ऐसे ही दर्द हो रहा है, मैं सोने जाता हूँ। इसी तरह दिन निकल रहे थे। 2 दिन बाद पड़ोसन सुषमा ममता के घर आती है। आजकल देख रही हूँ सुबह निकलता है राहुल, जो रात को घर लौटता है। नोट तो तेरे घर पर ही आ रहे हैं ममता। अरे ना रे, ऐसी कोई बात नहीं है सुषमा। ऑफिस में एम्प्लॉय को सेठ की तरह बिठाकर थोड़ी ना पैसे देते हैं, लेबर बनाकर रखते हैं, उतनी ही पगार पर काम दोगुना। अच्छा मान लिया, पर कम से कम घर में आय का स्रोत तो है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तीर्थ करके आ जा। देख पिछले ही महीने मैं जगन्नाथपुरी होकर आई हूँ और इस महीने जा रही हूँ सोमनाथ। नहीं करते भी 60 की तो हो गई ना तू, और देर करेगी तो फिर हाथ पैर नहीं चलेंगे। और जरूरी तो है नहीं कि आगे राहुल तुझे तीर्थ करवा ही देगा। ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही सुषमा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जवानी तो सास ससुर की सेवा में चली गई, फिर बच्चों को बड़ा करने में लगी रही, फिर पोता हो गया तो उसके पीछे। अब तो मेरा पोता भी समझदार हो गया है। मैं बात करती हूँ राहुल से इस बारे में, फिर मैं और तुम्हारे भैया निकल जाएंगे तीर्थ यात्रा पर। सुबह उठना, कोल्हू के बैल की तरह भागते हुए ऑफिस जाना और रात को देर से आना, इस तरह राहुल के दिन निकल रहे थे कि आज वो हो जाता है जो राहुल ने सोचा ही नहीं था। राहुल के फोन पर बैंक वाले का कॉल आता है। सर, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि 7 दिन के अंदर आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी। आप 10 लाख रुपए या तो विड्रॉ कर सकते हैं या इस अमाउंट को फिर से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अरे यार, इस एफडी के बारे में तो भूल ही गया था। भगवान सच में तो जब सरप्राइज देता है ना तो ऐसा देता है कि इंसान की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। हाँ, इतने दिन की भाग दौड़ के कारण जो शरीर में टायर्डनेस थी वो एक बार में ही गायब हो गई। 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके कार ले लेता हूँ। हेलो सर, आपको पैसे विड्रॉ करना है या? हाँ, मुझे विड्रॉ करना है, मैं आता हूँ बैंक। 1 हफ्ते के अंदर राहुल का सपना सच होने वाला था, तो राहुल के चेहरे पर खुशी तो झलकनी थी। हर रोज टेंशन में घर से निकलने वाला राहुल आज आराम से तैयार होता है, परफ्यूम लगाता है और अपने बाल सेट करता है। निशा, खाने में आलू के पराठे खाने वाला हूँ मैं, रोज की तरह ब्रेड जैम मत दे देना। क्या बात है, मेरा शेर आज बड़ा खुश लग रहा है। हाँ पापा, आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत ही जल्द आपका बेटा आपको सरप्राइज देने वाला है। They just like surprises. अपने बेटे को खुश देखकर ममता बड़ी खुश थी। चलो अच्छा है, बेचारे राहुल के सर से जरा टेंशन कम हुई। अब मैं इसे तीर्थ पर जाने की बात कर सकती हूँ। बेटा, मैं वो क्या कह रही थी कि बच्ची तो रही नहीं मैं, तो अब धीरे धीरे तीर्थ करना शुरू कर देती हूँ। पहले तो घर से निकल ही नहीं पाती थी क्योंकि तेजस छोटा था। अब बहू अकेली रसोई संभालती है बच्चा, पर अब तो वो बात भी नहीं है। तो आप ये क्या बोल रही हो ममता जी? हमारी दवाई का खर्च, तेजस के स्कूल की फीस, फ्लैट की ईएमआई, राशन, इन सब के बाद बचता ही क्या है? अब 80,000 में आपका बेटा आपको तीर्थ भी करवा दे। मैं टिकट्स देखना शुरू करता हूँ मम्मी, पहले कहाँ जाओगी ये बताओ। आप टेंशन मत लो पापा, सब हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद राहुल जाता है बैंक और 10 लाख विड्रॉ कर लेता है और उसमें से 2 लाख अपने पेरेंट्स को दे देता है। कोई बात नहीं, पैसे तो अच्छे काम में ही लग रहे हैं, भगवान और दे देगा मुझे। 8 लाख से कर दूंगा डाउन पेमेंट और ले लूंगा कार। बस 2 लाख का लोन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इतने पैसे जब दिए जा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी भरा जाएगा। राहुल के हाथ में पूरे 8 लाख रुपए आ चुके थे। बस इंतजार था तो शोरूम में जाकर उस कार को खरीदने का जो राहुल को पसंद थी। रात को राहुल अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था कि उसके पास आकर निशा बैठ जाती है। काम कर करके थक जाते होंगे ना, तो लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। अरे ऑफिस में काम करके मैं थकता हूँ तो क्या घर पर काम करके तुम नहीं थकती? काम तो काम है। थकी तो जाती हूँ राहुल। मैं तो भाई पछतावे में इतनी डूबी हुई हूँ कि पता नहीं क्यों शादी कर ली मैंने। शादी के पहले क्या लाइफ थी यार मेरी। और यहाँ देखो, दिन भर साड़ी पहनो, बच्चा संभालो, इसे खाना परोसो, उसे खाना परोसो, एक टांग पर दौड़ती रहती हूँ मैं। और इतना सब करने के बाद क्या मिल रहा है मुझे? कोई वैल्यू है क्या मेरी? मम्मी का कॉल आया था, राज की शादी की डेट फिक्स हो गई है।
भाई की शादी में जाऊंगी तो उसकी होने वाली वाइफ के लिए सोने का कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना। यहाँ मेरे पास खुद ही पहनने को गहने नहीं है तो मैं उसे क्या दूंगी। खैर मना कर देती हूँ और क्या। 10 भाई नहीं है तुम्हारे, इकलौता भाई है राज। तुम मना कर दोगी तो मम्मी जी को बुरा नहीं लगेगा और राज को लगेगा बुरा, पर अगर मेरा भाई मुझे नकली गहनों में देखेगा ना तो उसे और बुरा लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग आते ही बेटी के गहने देखते हैं कि ससुराल वालों ने कितना लाद कर भेजा है। पापा जी के बिजनेस को बंद हुए 10 साल हो गए, अब तुम पर मैं कितना ही प्रेशर डालूं। निशा के सामने ही मैंने मम्मी को 2 लाख रुपए दिए थे। अब अगर इसे साले साहब की शादी में जाने से मना कर दूंगा तो ये मुझसे कुछ कहेगी तो नहीं, पर इससे मम्मी और निशा के बीच के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर निशा को अपने भाई की शादी में जाने को नहीं मिला तो उसकी चिढ़न घूम फिर कर घर पर ही निकलेगी और यहाँ का माहौल खराब होगा। दिलवा ही देता हूँ गहना, कितने ही पैसे लग जाएंगे। निशा, कल सुबह 10 बजे तुम तैयार रहना, ज्वेलरी शॉप चलते हैं। और राहुल ले जाता है निशा को गहनों की दुकान पर। शादी के सीजन के वक्त आए हैं सर। अभी तो सोने के दाम आपको कम मिलेंगे नहीं। मैं तो फिर भी वाजिब दाम ले रहा हूँ, बाकी कहीं भी देख लीजिए। हर दुकान वाला मेकिंग चार्जेस इतना बढ़ाकर ले रहा है कि 2 लाख का सोना और बनाई के बाद 3-3.5 लाख का बिल। गोल्ड का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है राहुल। मैं अगर हल्के से हल्का कंगन भी लूंगी ना तब भी अच्छी खासी जेब ढीली हो जाएगी तुम्हारी। और भाभी के लिए कम से कम इयररिंग्स तो लेने ही होंगे। अब आए हैं तो ले लो। सोने की दुकान पर आप जाए और खाली हाथ लौट आए, ऐसा न दुकान के स्टाफ होने देते हैं और ना ही आपकी बीवी का मन। अपने 8 लाख को 4 लाख बनाकर राहुल दुकान से बाहर आता है। अब इस 4 लाख को बिल्कुल भूल ही जाऊंगा भाई। पैसे अगर यहां से वहां हुए तो डाउन पेमेंट के लिए हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। सैलरी तो मेरी ऐसे हवा की तरह निकल जाती है कि क्या कहना। बस जल्द से जल्द शोरूम में कार आए, बस 2 दिन और फिर ले आऊंगा कार। शादी के बाद एक मर्द पर इतना प्रेशर होता है कि वो चाहकर भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, पर राहुल अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। पर खर्च कब कहां से आ जाए कोई नहीं कह सकता। राहुल तेजस के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसके स्कूल जाता है, जहां क्लास टीचर रेखा राहुल से कहती है, देखिए राहुल जी, यूं तो ये स्कूल की प्रोटोकॉल के खिलाफ है, पर मैं तेजस की ट्यूशन टीचर भी हूं और आपके परिवार से मेरे घरेलू संबंध है, इसलिए कह रही हूं कि 6th में जाने वाला है राहुल। इसके फ्यूचर के बारे में सोचिए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमारा स्कूल अच्छा है, पर उसके बाद के लिए वेल आई विल से नो। तेजस पढ़ाई में बहुत अच्छा है और यही वक्त है इसके माइंड को अच्छी डायरेक्शन देने की। मैंने रिकमेंड किए थे कुछ स्कूल्स के नाम भाभी को, उन्हीं में से किसी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए तेजस का। अभी तो एडमिशन भी ओपन है, 6th में एडमिशन मिल भी जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आपने कोशिश की तो फर्स्ट ईयर जूनियर क्लास में ही एडमिशन हो पाएगा। बेकार में ही बच्चे को एक क्लास में 2 बार पढ़ाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। मैंने भाभी को मैसेज कर दिया है, अभी 1 हफ्ते के लिए एडमिशन ओपन है। अगर अभी ही आप तेजस का फॉर्म ले ले तो सही रहेगा। मेरे भी कुछ रेफरेंस है तो एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑफिस से लेकर स्कूल एग्जिट डोर तक राहुल के मन में मंथन चल रहा था। बाहर की शोर शराबे से अलग राहुल इस बात के बाद उलझन में पड़ गया था कि वो अपने अंदर का राहुल का सपना पूरा करे या बाप बनकर अपने बेटे की ख्वाहिश, इसका फ्यूचर। कार का क्या है, वो तो मैं आगे भी ले सकता हूँ, पर अगर तेजस के हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई तो इसके फ्यूचर पर बुरा असर पड़ेगा। मैं तो बचपन में बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाया, कम से कम ये तो पढ़े। मैम ठीक ही कह रही थी, और आगे भी अगर कार नहीं ले पाया तो ना सही। मुझे पता है मेरा तेजस बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा और अपने बाप के लिए ऐसी कई गाड़ियां खरीदेगा। और अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए राहुल फिर से अपने अंदर की ख्वाहिश को मार लेता है। राहुल बड़े इंटरनेशनल स्कूल का फॉर्म लेकर तेजस का एडमिशन उस स्कूल में करवा देता है। अब बड़ा स्कूल था तो 1.5-2 लाख तो डोनेशन में चले जाते हैं। नए स्कूल के लिए नया यूनिफॉर्म, नई बैग, कॉपी, किताब, एडमिशन फीस और बाकी सब में 1 लाख रुपए और चले जाते हैं। पापा देखना, जब मैं आपके जितना बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपके लिए हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। अरे नहीं तेजस, पापा तो तुमसे कार लेंगे, वो भी काले कलर की। घर के खर्च यूं तो काफी छोटे लगते हैं, पर ये खर्च कब आपके सपनों को दबा देते हैं आप समझ नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रही कि शादी के बाद औरतों के सपने नहीं दबते, पर क्या जो राहुल के साथ हुआ वो कई और मर्दों के साथ नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। सिर्फ औरतें ही नहीं, कई पुरुष भी होते हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए अपने सपनों को हर रोज मारते हैं।
और कुछ इसी तरह 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपया राहुल के पास बच जाता है। उन पैसों को लेकर राहुल जाता है बैंक। सर, वो मुझे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, 1 लाख की एफडी 10 साल के लिए। 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा? जितना भी रिटर्न मिले राहुल सर, उस वक्त भी उन पैसों को आप खुद के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब बच्चा बड़ा हो चुका होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एफडी की टाइम और बढ़ा दीजिए। हम मर्दों का यही है, एफडी तोड़ते तो खुद के लिए है, पर पैसे ऐसे हवा हो जाते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। अब पहले नहीं सर। राहुल बैंक वाले को मुस्कुराकर देखता है और बैंक से बाहर आ जाता है। और अगले दिन से वही भाग दौड़, वही दौड़ धूप शुरू हो जाती है।